अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सेनेट इलेक्शन के बाद सियासी माहौल गर्म। वज़ीर आज़म अवाम से एतमाद का वोट कब लेंगे? मईशत, बैड गवर्नेंस और इत्तेहादियों के मुतालबात वज़ीर आज़म के लिए बड़े चैलेंज। सादिक संजरानी या यूसुफ रज़ा गिलानी, कौन होगा अगला चेयरमैन सेनेट? जोड़ तोड़ उरूज पर। दूसरी जानब चेयरमैन सेनेट के लिए भी हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है और इस वाले से वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमारे सेनेटर्स को भी ऑफ़र्स आ रही हैं। कौन लोग हैं जो पीटीआई के सेनेटर्स को ऑफ़र्स दे रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ अपना बयानिया दुरुस्त साबित करने में कामयाब होंगे? अपोजिशन एक बार फिर लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। क्या पीडीएम उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने में कामयाब होगी? बलूचिस्तान और केपी के में सेनेट इलेक्शन पर पीडीएम के एक दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात, इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का ग्रुप जो है वो नाराज़ है मुस्लिम लीग नून से और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने केपी और बलूचिस्तान में हमें सपोर्ट नहीं किया। फैसल वावड़ा की नाअहली केस इलेक्शन कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया और दूसरी तरफ सिंध में आसिफ अली जरदारी ने पैसा लगाया, ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध का। और ये इल्ज़ामात हैं, आज सिंध असम्बली में भी हमने देखा गर्मा गर्म इजलास हुआ और इसमें इल्ज़ामात लगे। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। कादिर खान मंदोखेल साहब, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, चूँकि वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद की जो सेनेट की नशिस्त थी उस पर शिकस्त के बाद, चूँकि ये मुकाबला बुनियादी तौर पे पीडीएम और हुकूमत के दरमियान था, पीडीएम जीत गई ये मुकाबला, आपके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने अपनी पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लिया, उन्हीं लोगों से एतमाद का वोट लिया जो उनके अपने मेंबर्स थे। अवाम से एतमाद का वोट कब लेंगे? बहुत शुक्रिया। यही तो हमारा कहना था कि जिस तरह वज़ीर आज़म पहले शुरू में कहते थे कि अगर 5 लोग भी मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो जाए तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा, आज तो 169 लोगों ने उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की। 169 लोग जो गिलानी साहब को जिसने वोट दिया है, और 169 वो लोग हैं जो अपने हल्के के 3 से 10 लाख तक जो है ना वो आवाम की नुमाइंदगी करते हुए। ठीक, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि क्या बात है, मैं तो हैरान हूँ कि जो इमरान खान साहब बातें करते थे, आज वो पलट पलट के उसके चेहरे से टकराते हुए वो सारी बातें आ रही है। आपको याद होगा उसने कहा कि जब एक ऑर्डिनेंस जारी कर दी है प्रेसिडेंट की तरफ से, फिर उसके बाद एक असम्बली में बिल पेश किया है कि भाई ओपन हैंड से ये सारा सिलसिला हो जाए। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, वो भी वापस हो गया, इलेक्शन कमीशन वगैरह वगैरह। आज मुझे बाबत तो क्लियर कट किस तरह पीटीआई या पीटीआई के वजीर ये कहते हैं सादिक संजरानी साहब जीतेगा। बात ये होता ना, हमारे 53 सेनेटर्स हैं, गवर्नमेंट के 47 है, तो बताओ कि डिफरेंस तो क्लियरली हमारे कि 6 हमारे सेनेटर ज्यादा है। बिल्कुल। अब 6 अगर ज्यादा है और वो कहता है कि हम जीत जाएंगे, तो आप ये तो क्लियर कट है ना, आप तो गिनने में आ रहे पूरे। नंबर एक बात सर, ये संजरानी साहब जब पहली दफ़ा सेनेटर चेयरमैन सेनेट बने थे तो उस वक्त भी पीटीआई के साथ के पास तादाद पूरी नहीं थी, आपने उस वक्त सपोर्ट किया था, तो उसमें भी ये हुआ था, शो ऑफ हैंड्स में कुछ और निकला था, और जब सीक्रेट बैलेट के जरिए हुआ तो उसमें कुछ और निकला। तो आप फिर शिकवा तो ना करें ना इनसे, अगर हॉर्स ट्रेडिंग आपने की उस वक्त तो आज पीटीआई ने भी की। मैं बता रहा हूँ, आप हमारे सर पे क्यों मार रहे हो चीजें? तो पीटीआई ने हमारे वाइस चेयरमैन को भी वोट दिया, पीटीआई नहीं दिए तो दिया ना, दिया ना, क्यों दिया? चोर डाकू फलां फलां जो डायलॉग बाजी ये हम भी यही कह रहे हैं ना मंदोखेल साहब, आप खुद कानून जानने में, हम भी यही कह रहे हैं कि उधर सही है इधर गलत है। ये क्यों? मैं बताऊं, हमने तो कभी नहीं है कि हमने इमरान खान को लटकाएंगे, हमने तो कभी नहीं कहा इमरान खान ज़कात चोर है, राशन चोर है, जो अस्पताल बनाया वगैरह, हम वो तो कभी नहीं कहा है। लेकिन ये तो हमारे बारे में कहते थे, तो फिर हमारे डिप्टी चेयरमैन को क्यों वोट दिया उन्होंने? क्लियर कट बात है। अब किस तरह वो कहते हैं जब 6 वोट हमारे वाज़ेह बरतरी है, उसके बावजूद आज पीडीएम ने डिक्लेयर भी कर दिए यूसुफ रज़ा गिलानी को एज ए कैंडिडेट, तो 6 वोट तो हमारे सीधे से आते हैं, गिन लो सारी चीज। अब ये अगर इसके बाद भी अगर ये मामला को 19-20 हो जाता है तो फिर आप खुद समझ लो। अच्छा, आपको लगता है
गिलानी साहब चेयरमैन भी बन जाएंगे? 100% बन जाएगी, 100% बन जाएंगे। 6 सीट हमारे वाजिया है ना, यानी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पीडीएम के 53 सेनेटर है, ऐसा ही और हुकूमत के 47 है, तो 6 हमारे वाजे हैं। वाजे हैं, बिल्कुल वाजे हैं। और ये वाजे किस तरफ जाते हैं, चूंकि हुकूमत के पास भी वाजे नंबर थे, लेकिन जब बैलेटिंग हुई तो उसमें से उनके 16 लोग इधर उधर हो गए। बेग साहब, आप चूँकि अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, अवामी ज़ुबान में बात करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया, क्या ही अच्छा होता कि वो इकॉनमी के हवाले से भी बात करते, क्या ही अच्छा होता कि वो आवाम के लिए भी कोई बात करते, कहते कि मैं आवाम के पास जा रहा हूँ, आवाम के लिए इस्लाहात कर रहा हूँ ताकि आवाम का एतमाद हासिल कर सकूँ। असल एतमाद तो आवाम का है, वहाँ तो नंबर्स गेम है, ऊपर नीचे आप कर ही लेंगे, लेकिन आवाम को कब ये एतमाद देंगे? बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाना पड़ेगा। जी, जब खान साहब ने हुकूमत संभाली थी उस वक्त जो वादे किए थे, जो उम्मीदें लोगों को बंधाई थी, उसको बार बार यहाँ तस्करा करना, टाइम ज़ाया करना होगा मेरी नज़र में, क्योंकि उनमें से एक भी पूरा नहीं हो सका। सही। आज जो आप सवाल कर रहे हैं कि आज क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अवाम से एतमाद का माहौल जो वोट है वो हासिल नहीं कर पा रहे या हासिल नहीं किया। सही। देखिए, बात यह है, हुकूमत साजी अलग चीज़ होती है और आवाम की जो खिदमतें वो अलग चीज़ है। मैं नहायत अफसोस से कह रहा हूँ कि खान साहब दोनों मैदान में फेल हो गए। सही। आज भी यही वजह है कि उनके ऐवानों से लेकर जो भी मामलात हैं वो रोड पे आ गए हैं और अवामी सतह पर उनको कहीं पजीराई नहीं मिल रही है। आवाम आज भी आटा, दाल, चीनी, ये महंगाई के रोने रो रही है और जो एक हकीकत है, अभी हाल ही में जो आज मार्च का पहला हफ्ता रमा जारी हुआ है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो महंगाई 20% बढ़ चुकी है। सही। और आवाम को कहीं पे भी रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। जब तक आप आवाम की तवक्कात पे पूरा नहीं उतरेंगे, उस वक्त आवाम का वोट हासिल करना तो दूर की बात है, उसका एतमाद हासिल करना बहुत बड़ी बात है जो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ अगर बेग साहब हम देखें तो बैड गवर्नेंस, हमने पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं, खुद वज़ीर-ए-आज़म ने इस चीज़ को माना भी कि हमारी गवर्नेंस बहुत बुरी रही, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, इत्तेहादियों के मुतालबात बिल्कुल भी पूरे नहीं हो सके। जीडीए को शिकवा है सिंध से, उनको एक सीट मिलनी चाहिए थी जो कि बनते थे नंबर्स उनके, लेकिन चूँकि पीटीआई के अपने लोग इधर उधर हो गए और जीडीए को यहाँ पे सेनेटर नहीं मिला। उसके बाद एमक्यूएम के वो जो 13 मुतालबात थे वो पूरे नहीं हो रहे। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की वो स्पीच आपने सुनी होगी, बहुत अच्छा खिताब था। अगर हम उसको एज स्पीच लें, गो के मुतालबात उनके भी पूरे नहीं होते, वो भी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो क्या वजह है? और पंजाब में आपके सामने है, चौधरी बरादरान भी खुश नहीं है, तो कब तक ये इत्तेहादियों पे, अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, अगले 2 साल ये इनको मनाते रहेंगे या कुछ डिलीवर भी करेंगे? देखिए, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो आप सबके सामने मौजूद है। इस वक्त जो खान साहब की हुकूमत को काम करने चाहिए थे वो उसके बिल्कुल बरक्स काम कर रहे हैं। ठीक है। वो अपने इत्तेहादियों को मनाने के साथ साथ इवन के सबसे बड़ा जो उनके लिए चैलेंज है वो अपने लोगों को मनाना और उनको बसाना है। सही। महंगाई की शरह अगर आप देखते हैं, देखें इस वक्त जो लोग पार्लियामेंटेरियन बने हुए हैं वो आवाम के अंदर कहीं ना कहीं उनके म्यार ज़िंदगी से बहुत आगे हैं। ठीक है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो सूरत हाल है उसके मुताबिक सबसे पहले नौकरी की बात की जाती है और नौकरी पक्की करने के लिए पार्लियामेंटेरियन जो है ना खुशामद में मसरूफ हैं। यही वजह है कि आपने देखा जो सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें तादाद क्या थी और जो उसके बाद एतमाद के वोट लिए गए उसकी तादाद क्या हो गई। तो ये फरिश्ते तो वोट नहीं डाल गए ना, अभी उसकी तादाद पे भी सवाल या निशान है। इसका मतलब यह है कि वो पार्लियामेंटेरियन जो इस वक्त ज़मीर की आवाज़ पे फैसला कर चुके थे, आज सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए और नौकरी करने के लिए खान साहब और उनके रुफ़का की खुशामद करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। एक चीज़ बेग साहब, इतना भी ज़मीर क्या, कुछ भी है, आपको अवाम ने वोट दिए और हर जो MNA बन के जाता है तो उसको 60-70 हज़ार, लाख, 1.5 लाख वोट मिलता है अवाम का, वो अवाम का वोट उसने एक ज़मीर पे बेच दिया। देखें, बात यह है कि अगर हम इसके ऊपर जाएंगे बहुत लंबी बहस छिड़ जाएगी इसके अंदर। आपको पता है कि सियासी नामा जो है वो आजकल तरतीब दिया जाता है। अच्छा। उसमें तरकीब के साथ साथ तरतीब बड़ी चीज़ है। अच्छा। और पसे पर्दा कुछ लोग होते हैं जिस पे काम कर रहे होते हैं। सही। इस वक्त जो अगर आप बात कर रहे थे, जिस वक्त सादिक सिजनानी ने लास्ट टाइम जब इलेक्शन जीता था तो उनके पास जो खुफिया बुलेटिन की तादाद थी वो 63 थी, 63, और उसके बाद शो ऑफ हैंड हुआ तो 50 रह गई। इसी तरीके से आप इस वक्त भी देखिएगा आने वाले वक्त में जो सादिक सिजरानी है, देखें अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है ना, सियासत अपनी जगह। इस वक्त खान साहब का अगर आप बयान याद रखें कि वो कहते थे कि अगर जिसके पास जो तादाद है उसके लिहाज से उसको नुमाइंदगी देनी चाहिए, उसका हक है। आप इस वक्त जाके सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कर रहे थे, लेकिन अगर जिस तरह मेरे दोस्त कादिर मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर तादाद देखें तो 53 और 47 बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, कल यही जो वज़रा और खान साहब कहते हैं कि जनाब खुफिया बुलेटिन जो है वह बिल्कुल गलत है, आप ओपन शो ऑफ हैंड करें।
आज जब उनको दिख गया कि मामला क्या है और इतनी बड़ी तादाद यानी 6 का फर्क सामने है, तो उसको किस तरह गुडमिट करेंगे? तो खुफिया बैलेटिंग पे वो राजी हो गए। वो वजीर जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जब पर्चा 100 नंबर का था उन्होंने 120 मार्क्स दे दिए और बोला जी 120% कामयाबी यकीनी है, लेकिन उनको मुंह को खानी पड़ी। वजह गलत पॉलिसी। ठीक, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बात यह है जब तक आप अपने एहतसाब खुद नहीं करेंगे और आप जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मामला दरपेश रहेंगे, मामला ऐसे रहेंगे। कादिर खान मंदोखेल साहब, सबसे बड़ी एक तो कामयाबी फैसल वावड़ा केस में आपकी बड़ी मेहनत, और हम बारहा इस पे प्रोग्राम्स भी किए और हर प्रोग्राम में आपने ये तज़किरा किया, और एक वक्त तो ऐसा आया कि हमें भी बुरा लगता था कि यार छोड़ें आगे बढ़ें। किस तरह देख रहे हैं फैसल वावड़ा नाहल हो जाएंगे? और अगर हो जाते हैं और उसके बाद, चूँकि फैसला तो यही बनता है, आप चूँकि कानून को समझते हैं, और क्या किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मामले को? पश्तो में कहावत है कि हे साल को जैसा 2021 है, ये साल मुझ पे तुम गुजर जाओगे, सही, जिस तरह भी हो, लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। अरे मैं आज अपनी अदलिया से गिला कर रहा हूँ, सही, कि फैसल वाड़ा को तो आखिर हमने गिरा ही दिया, ठीक है, मगर उसके लिए मुझे 2 साल 9 महीने लगे। सही, 2 साल 9 महीने में सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन उससे जवाब तक नहीं ले सका, उससे जो जिसको हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं ले सका। वो ये बताने से कासिर रहा है कि मैंने नेशनलिटी कब छोड़ी, पढ़ा तो इसी डेट का है, सही, तो 2 साल 9 महीने मुझे गुजरे, सही, तो ये मुझे अफसोस रहेगा। बहरहाल ये देखें, आप उन्हीं अदालतों में आप जाते हैं तो ये हमारी तरफ से भी, आवाम की तरफ से भी कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, और हम भी शिकवा करें कि आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, 2 साल में ये फैसला आएगा। यहाँ लोग 30 सालों में फैसले नहीं आते। लोग क्या कहते हैं, यही बात हमारे एक दोस्त जर्नलिस्ट ने, कि एक शख्स जो सुप्रीम कोर्ट का वकील और खुद मुद्दई हो मुझे बोला, आपको 2 साल 9 महीने लगे, तो आम आवाम का क्या होगा? तो यही वो पॉइंट है। तो आप माने इस बात को भी कि आपका अदालती निज़ाम हो, आपका इलेक्शन कमीशन का सिस्टम हो, या जितने भी हमारे इदारे हैं इस तरह के जो हैं, वो उसमें रिफॉर्म्स, खान साहब की इस बात को तो माने ना फिर, कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आज भी थाना कचहरी में अगर आप चले जाएं, थाना कचहरी में चले जाएं, तो वहाँ पे हम FIR नहीं कटवा सकते किसी। मेरी बात सुन, अब देखो अपनी बात का खुद जवाब दे रहा हूँ, आप कह रहे खान साहब यही चाह रहे हैं, तो खान साहब का अपना वजीर को 2 साल 9 महीने लगे, वो इसे जवाब खुद ही ले लेता। जो सिस्टम बुरा है ना, हम कह रहे हैं ना, सिस्टम बुरा है। सिस्टम तो बुरा है, खान तो नहीं बुरा ना, नहीं, तो खान कह देते कि भाई रिजाइन करो, तुम तो भाई पूरे मीडिया में आ चुका है, 2 साल 9 महीने में 7 केस मैंने किए, 7 पिटिशन है, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मंदोखेल भाई, आप खुद माशाल्लाह खुद PhD कर रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि पढ़े लिखे तबके की बात कर रहा हूँ, इधर तो छोड़ दें, पढ़ा लिखा तबका भी आपका, अगर मैंने थीसिस रेफरेंस दिया तो मैं चोरी करूंगा, मैं आपका नाम नहीं कोड करूंगा कि ये जो लिखी हुई 4 लाइनें हैं मैंने आपके थीसिस से ली हैं। तो जब हम इथिकली इतने गिरे हुए होंगे तो इधर तो कौन आपको इखलाकी तौर पे छोड़ के चला जाएगा? इखलाकी तौर पे बनता था वज़ीर आज़म भी स्टेप डाउन कर देते, और इथिकली तो ये भी बनता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। उनके आपको नहीं पता? क्या बता दो ना, क्या नहीं बिल्कुल नहीं पता क्या हुआ, वो तो बताओ ना, मुझे पता चले। आपको देखना होगा उनको किस चीज की सजाएं हुई थी, किस चीज की सजा हुई है। वज़ीर आज़म नायल हुए थे, चौधरी ने एक ड्रामा किया था। भाई सजा है, सजा याफ्ता है या नहीं? आप कानून के स्टूडेंट हैं, कानून आप प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो मैं ये मुझे ये बता दें कि उनको वो सजा मिली थी, क्या वो सजा याफ्ता है या नहीं है? देखो, इफ्तिखार चौधरी साबिक चीफ जस्टिस ने ड्रामा किया पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेने के लिए। इसने खत का बोला था, वो खत उसने डिले किए, उसके बाद उसको खड़े खड़े उसको सजा सुनाई 2-4 मिनट की। उसको पता था यहां से जाएगा सदर आर्टिकल 45 के तहत उसके सजा माफ कर देगा, तो इसने इंतकामन एक चीफ जस्टिस के मनसब को नाजायज फायदा उठाते हुए उसने उनको खड़े खड़े सजा दी। ये सजा कहते हो? ये तो फिर मैं कहता हूं भुट्टो साहब का रेफरेंस कहां गया? भुट्टो साहब का रेफरेंस बताया ना, वो चीफ जस्टिस नसीम, सुन लो पूरा, चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपनी किताब में कहा कि मुझसे गलती हुई है। आप चलाए उस केस को, आपने आरिफ आलवी के तो रेफरेंस तो चला ली है, आपने भुट्टो शहीद का रेफरेंस क्यों दबा के रखा है? वो भी एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा, तो जाए ना अदालत में, आप वकील हैं, जाए ना, क्यों नहीं? अदालत में क्या हुआ ना, रेफरेंस भेजा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। अदालत कहाँ होती है? अदालत कोई कचहरी होता है, कोई म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर है? चीफ जस्टिस के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास आसिफ अली जरदारी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भुट्टो साहब का रेफरेंस पे, उस पर तो सुनवाई नहीं हो रही है, और आरिफ अलवी की फजूल वाले रेफरेंस पे सुनवाई हो गई जल्दी से। और फिर मैं शुक्रगुजार हूं दोबारा सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उसको जवाब दे दिया। नहीं हो सकता है। एक सवाल ये है, जो बात आप करे हो कि एक तरफ आप रियासती मदीना के ठेकेदार बने हो, दूसरी तरफ आपके वजीर करप्ट, आपकी मुशीर करप्ट, आपके सारे करप्ट। अच्छा, फिर जहांगीर तरीन को वही जहांगीर तरीन तो कहते एथिक्स का उसने इतना लेक्चर झाड़ा। नहीं, आप मुझे एथिक्स की बात कर रहे हो। एथिक्स में इन खान को सुनाना चाह रहा हूं कि आपके पास एथिक्स है,
आपके पास है, आपके पास मैं और शजरा खोल दूंगा, मुझे चैनल बंद हो जाएगा, आपका चैनल बंद हो जाएगा, बता दूं मैं आपको। नहीं, चैनल ना बंद कराएं आप, ये हमारी रोजी रोटी है, ऐसा ना करें। डॉक्टर निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं, खासतौर पर अगर हम इस वक्त बात करें तो आपने लॉन्ग मार्च की तैयारी भी शुरू कर दी है। पंजाब में उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस हैं वज़ीर आज़म के, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे? जी देखिए, हमारे पास कई ऑप्शन हैं। ये तो देखिए बड़ी कमजोर सी हुकूमत है, और जिस तरह कमजोर सी विसाखियों के सहारे खड़ी है, फेडरल गवर्नमेंट हो या पंजाब की सूबाई हुकूमत हो, इसमें मेहरबानियां आप ही की हैं। ये बहुत कमजोर सी हुकूमत है। देखें अब ये है कि ये जो मरकज में आप देखें जो एतमाद का वोट वज़ीर साहब ने लिया है जी, 172 रिक्वायर्ड थे, उन्होंने कहा जी हमने 178 लिए हैं, और उसमें जो तस्वीरें आ रही हैं सही, वो उन लोगों की हैं जो उनके जो मेंबर ही नहीं है नेशनल असेंबली के। ठीक है, अच्छा, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बात यह है कि ये तो बहुत ही कमजोर विसाखियों के सारे खड़े हैं, और पंजाब हुकूमत की भी ये सूरत है, जब चाहें ये जो है ये मैं आपको बताऊं कि ये सारा ये जो रेत के घोंगे की तरह ये जो बिल्कुल ये जमीन बोस हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, कोई मसला नहीं है इनके खिलाफ अदम की तारीख लाना जी। लेकिन क्या लाएंगे यानी, चूंकि डॉक्टर साहब क्या यूसुफ गिलानी की कामयाबी जो है इस बात की दलील नहीं है कि जब भी हमने तैयार किया तो भाई बिल्कुल कुछ, लेकिन डॉक्टर निसार चीमा साहब, बदकिस्मती हमारी यही है ना कि अभी चेयरमैन सेनेट के लिए सादक सजरानी साहब कामयाब हो जाएंगे तो फिर हम उस वक्त क्या कहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब असल बात ये है, मैं आपको बताऊं कि 2-3 वजूहत दे में रखे। एक तो ये है कि अब हालात बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो इनको लाने वाले हैं वो भी तंगेदार है, इसके कौम का हिस्सा है, वो नहीं देख रहे 2.5 साल इनकी बदतरीन कारकर्दगी, इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी, जिसने कौम को सवाए बेरोजगारी महंगाई के कुछ नहीं दिया। तो अवाम तो इनसे तंग है, पूरी कौम तंग है, और ये है कि कौम का हिस्सा है वो इनको लाने वाले, वो भी मुझे यकीन है कि वो कौम के जज्बात से लाताल्लुक नहीं रह सकते। लेकिन बदकिस्मती है ना डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप भी उन्हीं के कंधों पे बड़े होकर आगे आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उधर से भी आई है, तो फिर सुने ना, फिर इल्जाम ना लगाए ना सब पे, वैसी तीनों इक्विवेलेंट ही है ना इस मामले में। तो नहीं, हमने देखे बात ये है, मेरी गुजारिश सुने कि मामले तो सफर का आगाज जहाँ से हमारा हुआ था, इनकी तो इत्तेहा, इनका तो अंजाम वहां पे हो रहा है। अच्छा, फर्क है, असल बात ये फर्क है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इनका एंड वहां पे हो रहा है। बात ये है, देखें कि अब मैं आपको बताऊं कि दर्जनों के हिसाब से इनके MNAs हैं, MPs हैं, जो सिर्फ ये एश्योरेंस चाहते हैं कि उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाए आइंदा इलेक्शन में, तो आज उनको छोड़ने के लिए तैयार है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अच्छा, तो ये मरियम नवाज साहिबा भी ये बात कह चुकी हैं, सुनिएगा, उन्होंने अवाम के पास जाना है, क्या मुंह लेके जाएंगे? बिल्कुल जाना है, लेकिन डॉक्टर निसार चीमा साहब, मरियम नवाज भी ये बात कह चुकी हैं कि हमने हमारी टिकट चली, यानी मुस्लिम लीग नून की टिकट चली, मियां नवाज शरीफ साहब की टिकट चली, उस पर उन्होंने 16 लोगों ने वोट कर दिए। लेकिन क्या ये भी तो, अगर हम देखें जमहूरी जो माशरे हैं वहाँ पे इलेक्शन से पहले अगर किसी को आप इस तरह की ऑफर करते हैं तो ये भी तो टेम्परिंग है, तो आप इस इथिक्स नहीं, कैसे नहीं टेम्परिंग क्या है? हम उनसे कह रहे हैं कि जी आप, चूंकि वो खुद तंग हैं इस अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से, वो खुद उनसे अपने आप को डिसोसिएट करना चाहते हैं। लेकिन करें ना करें, अवाम के पास जाए, अवाम अगर उनको वोट देंगे तो बिल्कुल। डूबती कश्ती से जो छलांग लगाएगा, क्या हम उसको बचाने के लिए आगे ना बढ़े? कमाल है, वो ये उसको डूबने दे क्या? अच्छा, दूसरा कहा यह जा रहा है, खबर ये है कि KP में चूंकि जो मतलूबा नताइज थे सेनेट के वाले से वो नहीं मिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF को बलूचिस्तान में, और इस पे वो आपसे नाराज़ हैं, तो कितनी सच्चाई है इस खबर में कि PDM इस मामले पे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है? नहीं, PDM की पार्टियां जो है उनमें बामी एतमाद जो है वो कोई मसला नहीं है, कोई एतमाद का फुकदान नहीं है, पूरा भरपूर एतमाद है एक दूसरे पे जी। और PDM जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यकजान और यकसू है, यकजान और यकसू है, और उम्मीद करते हैं कि यकजान रहेगी। लेकिन देखने में यही लग रहा है कि इस दफा चेयरमैन सेनेट जो है वो अजाब से कौम को निजात दिलाने के लिए, PDM हुकूमत के अजाब से निजात दिलाने के लिए इंशाल्लाह पूरी PDM पूरी कौम यकसू है निजात दिलाने के। लेकिन आपने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, और लॉन्ग मार्च हमने पहले भी देखा नाकाम हुआ।
आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि आपको असेंबली के अंदर आना होगा, और असेंबली के अंदर जब आप आए तो आप हुकूमत को शिकस्त देने में कामयाब हुए, लेकिन लॉन्ग मार्च में आप कामयाब नहीं हुए थे। ये फार्मूला, चूंकि जाते जाते मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, ये फार्मूला आपका पहले तो कारगर साबित नहीं हुआ, तो क्या इस दफा आप प्रेशर डाल पाएंगे हुकूमत पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये तो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज हैं। असल टारगेट क्या है कि सैलाब से कौम को निजात दिलानी है। जो पीटीए की शक्ल में हम पे मुसल्लत किया गया है, हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, उससे निजात दिलानी है कौम को, ये टारगेट है। उसके बारे में कोई कौम को निजात दिलानी है, ये हुक्मरान जो है वो बेबस हो चुके हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से पूछेंगे कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है। और लॉन्ग मार्च, चूँकि पहले भी हमने देखे कि मार्च से आज तक हुकूमतें नहीं गई, इन हाउस तब्दीली आई भी है, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो प्रीवियसली कहा था कि हमें असेंबलियों में रहते हुए चेंज लाना होगा, और वो उसमें कामयाब भी हुए। इस पर क्या पीडीएम मुत्तफिक होगी और लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी, या वो असेंबलियों की सियासत करेगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।